अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आप सबका, हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत शानदार गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो उमूमी तौर पे अखबारों में छापी नहीं जाती हैं, रोज़नामा 92 न्यूज़ का हिस्सा होती हैं। इसके साथ साथ वो खबरें जो ज़्यादातर डिपार्टमेंटल मैटर्स होते हैं, महकमों के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आवाम के बुनियादी मसाइल क्या हैं, सोशल इश्यूज़ क्या हैं, ये सब जो आपके सामने अक्सर शेयर नहीं किया जाता, हम अपने प्रोग्राम में आज भी शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से काजी नदीम इकबाल हैं, कराची से मोहम्मद सलमान हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं इमराना कोमल, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही इकराम होती, और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। काजी साहब, आपकी तरफ आते हैं। हम देख रहे हैं जब से PTI की हुकूमत आई है 2-3 माह हो चुके हैं और मुख्तलिफ इदारों के जो मामलात हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो मामलात हैं, उसको लेकर ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं और अब एक डिविजनल कमिश्नर्स को टास्क दिए गए हैं कि तालीमी इदारों, फिर इसके साथ साथ जो डिस्पेंसरीज़ हैं, शिफा खाने हैं, इनका निज़ाम बेहतर किया जाए। इसके अलावा कौन से उमूर हैं जो डिविजनल कमिश्नर के सुपुर्द किए जाएंगे? देखिए भट्टी साहब, अब्बासी साहब, बात यह है कि पॉलिसी बनाना किसी और का काम होता है और इम्प्लीमेंट करना किसी और का काम। जो सूबाई इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं वो पाबंद हैं कि वो जो हुकूमत पंजाब पॉलिसी बनाती है उस पर इम्प्लीमेंट कराएं, लेकिन गुज़श्ता सालों के दौरान देखा गया है कि सूबाई इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ को मीटिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती कि कभी वाने वज़ीर आला, कभी वाने गवर्नर हाउस और कभी कहीं, और पॉलिसी मैटर्स पर सिर्फ मीटिंग्स और मीटिंग्स का खेल जारी है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में मसाइल और मसाइब बढ़ रहे हैं और आवाम को जो हुकूमती दावों के समरात हैं वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। हाल ही में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में बताया गया कि जितने भी सूबाई इदारे हैं उनकी कारकर्दगी का ग्राफ पहले से बेहतर नहीं हुआ तो पहले से कम हो रहा है। उसकी वजूहात का अंदाज़ा लगाने के लिए सर्वे करवाया गया, तो जिसमें ये बात सामने आई कि ऐसे इलाके जो कि सूबाई दारुल-हुकूमत से दूर हैं, उन इलाकों में आवाम की जो हालत ज़ाहिर है वो इतनी बेहतर नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाली जो आँख है वो पहुँच नहीं पाती और वो देख नहीं पा रही। लिहाजा इसके ऊपर फोकस किया जाए। दूर दराज इलाके जो कि सूबाई दारुल-हुकूमत के से बहुत दूर हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए, आवाम को बेहतर सहूलियात मैसर करने के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो कि बराह रास्त उन तक पहुँच सकते हैं और आवाम की भी उनके तक रसाई हो सकती है। इस सिलसिले में फिर सूबाई हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि चूँकि तमाम डिवीज़नल हेडकोार्टर पर कमिश्नर्स बैठते हैं और ज़िले हेडकोार्टर्स पर डिप्टी कमिश्नर्स बैठते हैं, तो वो ज़िले निज़ाम जिसके बराह रास्त रूट्स हैं, जिसकी बराह रास्त पहुँच है, उनको अपना बाजू बनाया जाए, उनसे काम लिया जाए और नई पॉलिसी के तहत जो डिवीज़नल कमिश्नर्स हैं उनको इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं कि वो हुकूमती पॉलिसियों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करें और अपनी तजावीज़ दें। इब्तदाई तौर पे बुनियादी मराकज़ सेहत, तहसील हेडकोार्टर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल की हालत ज़ार बेहतर बनाने और उनको मिसिंग सहूलियात फराहम करने के अलावा ऐसी असामियाँ जहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ या दीगर लोग मौजूद नहीं हैं, उनकी तैनाती के लिए उनको कहा गया है कि वो फरिश्ते बनाएँ और वो बना के हुकूमत पंजाब को अरसाल करें। इसके साथ साथ जो सबसे बड़े महकमे हैं उनमें महकमा तालीमात, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के नाम भी शामिल हैं। कमिश्नर्स को कहा गया है कि वो स्कूलों की हालत ज़ार प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक और कॉलेज की सतह तक तलीमी इदारों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए और बच्चों की इनरोलमेंट की शरह बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें और ऐसी नकात की निशानी करें जिसके ऊपर काम करके आने वाले दिनों में बेहतरी लाई जा सकती है और शरह खानगी में इजाफा भी बेहतर बनाया जा सकता है। इस ज़िम्मन में तमाम कमिश्नर को हदायत जारी कर दी गई हैं और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब को रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि इब्तदाई तौर पर कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न जो हैं उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम शुरू किया है और पिछले चंद दिनों में उन्होंने एक NGO के साथ मिलके 5 जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे सोलर प्लांट लगाने के लिए काम मुकम्मल कर लिया है। वो सोलर प्लांट जिनसे बच्चों को बिजली मुफ्त हासिल होगी और उसका कोई बर्डन हुकूमत पंजाब के ऊपर नहीं पड़ेगा। हुकूमत पंजाब ने उनकी खिदमत को सराहा है और दूसरे जो कमिश्नर्स हैं उनको भी कहा है
कि वो भी आगे बढ़ें। इस सिलसिले में 15 यौम की मोहलत दी गई है कि तमाम सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में मिसिंग सहूलियात के हवाले से एक ब्रीफ नोट भिजवाएँ, जबकि जो मराकज़ सेहत हैं उनके हवाले से भी भिजवाएँ। इस ज़िम्मन में ये भी बताया जाए कि वो कौन कौन सी अद्वियात हैं जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा जिनकी PHU से लेके THQ और THQ से लेके DHQ तक उनकी दस्तियाबी ज़रूरी है, ताकि हुकूमत पंजाब वो भी वहाँ पे फराहम करे और आवाम को उसके समरात मिल सके। देखें, PTI की जो हुकूमत है उसका जब से ये बनी है उसका ये ख्वाब है कि वो अपनी माजी की जो 10 साल हुकूमत है उसके जो समरात थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वो डिलीवर करे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कमेटियाँ भी बनाई गई हैं, मुख्तलिफ लोगों को टास्क भी दिए गए हैं, लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी समझती है कि हाल ही में जो कमिश्नर्स को सौंपे गए हैं इख्तियारात और अगर हम बात करें महकमे बल्दियात की, सेहत की, तालीम की, लाइफ स्टॉक या खुराक की, ये वो तमाम पंजाब हुकूमत के मातहत महकमे हैं जहाँ पर अफसरान और मातहत अमले की कोई कमी नहीं है। शाज़ो नादिर किसी जगह पर स्टाफ की किल्लत का सामना होगा, लेकिन सेहत की, तालीम के हवाले से बात करें तो वहाँ पर इन इदारों की कारकर्दगी बहुत बुरी है। वहाँ से अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप नई भर्तियाँ यकीनी तौर पर होंगी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन मौजूदा जो सेटअप मौजूद है, जो अफसरान मौजूद हैं, उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए क्या प्लान बनाया गया है? देखिए भट्ट साहब, आपकी बात 100% ठीक है। ये जो सर्विस ऑफ डिलीवरी की पुअरनेस है उसकी बुनियादी वजह सियासी असर रसूख है, और वो लोग हैं जो कि सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद काम करने को तैयार नहीं हैं, जिनमें बाबू भी हैं, अफसर भी हैं, सभी हैं। इनमें किसी एक को मोर्द इल्ज़ाम तक नहीं ठहराया जा सकता। यही वजह है कि हुकूमत ने सोचा है कि फ़िलहाल तो पाबंदियाँ, भर्ती पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन जो पहले से लोग मौजूद हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। और कारकर्दगी उसी वक्त बेहतर हो सकती है जब बराह रास्त उनको कोई मॉनिटर करने वाला हो। ठीक, काजी साहब, आपने बहुत तफसीलन बताया कि तालीमी इदारों और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं जिन्होंने अवाम को बुनियादी सहूलियात देनी होती हैं, डायरेक्टली जिनका ताल्लुक अवाम के साथ होता है, उनकी बेहतरी के लिए कमिश्नर्स को टास्क सौंपे गए हैं। कुछ और भी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। देखते हैं अल्टीमेटली गवर्नेंस कितने वक्त लगेगा गवर्नेंस को बेहतर होने में। इमराना कोमल हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा 92 न्यूज़ में। आज इमराना, ये आपकी खबर पब्लिश भी हुई है, लेकिन अफसोसनाक हैरानकुन बात है कि मुल्क भर में 800 से ज़ायद PhD डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोज़गार हैं, जिनमें 355 ख़वातीन हैं। ये बताइएगा, ये वो डॉक्टर्स हैं क्या जो बैरून मुल्क से PhD की और वापस आके अपने मुल्क में सर्व कर रहे हैं? बहुत से डॉक्टर्स तो ऐसे भी हैं जो PhD करने जाते हैं फिर वापस नहीं आते एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन अगर ये वापस आ गए हैं तो इन्हें रोज़गार क्यों नहीं फराहम किया जा रहा? जी, इस सवाल का जवाब जो इस PhD डॉक्टर एसोसिएशन जो है बेरोज़गारी के खात्मे के लिए जो तंजीम काम कर रही है, उनका ये कहना है कि हमें ये इस वजह से रोज़गार नहीं मिलता कि उनका विजिटिंग प्रोफेसर्स की तैनाती की जाती है, सियासी भर्तियों पर तैनाती की जाती है, और जब जिसका जी चाहता है वो उसी वक्त फारिग कर देता है बगैर किसी वजह के। और हमारे यहाँ ये वाले जो डॉक्टर्स हैं 800, ये वो डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन बाकायदा रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर हुकूमत की जानिब से बाकायदा सर्वे किया जाए तो तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ जब हम 355 ख़वातीन की बात करते हैं तो ये वो वाली ख़वातीन नहीं हैं जो सिर्फ पोश एरियाज़ में रहती हैं और उनको आसानी से तालीम ट्रे में रख के पेश कर दी जाती है। ये वो ख़वातीन भी शामिल है उसमें जहाँ आप प्राइमरी तालीम का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जहाँ ख़वातीन की बच्चियों की तालीम मायूब समझी जाती है, जहाँ उनको सहूलियात मुहैया नहीं है, वहाँ अगर वालिदैन, और इस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगी कि जो PhD तक ख़वातीन पहुँचती हैं उनमें वालिदैन का, इलाके के लोगों का और सब लोगों का तो कंट्रीब्यूशन शामिल होता ही है।
लेकिन दौरान तालीम जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो ससुरालियों का और शोहर का कंट्रीब्यूशन भी शामिल हो जाता है। इस तरह से आप माशरे के तमाम एलिमेंट्स को देखें, जिद्दोजहद को देखें, ख़वातीन की अपनी हिम्मत को देखिए और फिर ये देखें कि हमारे यहाँ डबल डॉक्टरेट भी ख़वातीन मौजूद हैं। ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा मुआहदे के तहत HEC से भी जब वो डॉक्टरी की और वो 1 साल के लिए सर्व किया, बाहर से जब आई मुआहदे के तहत वापस आके सर्व किया, लेकिन मुआहदा पूरा होते ही उन्हें फारिग कर दिया गया। हम ये नहीं समझते कि जहां आज करोड़ों बच्चे तालीम से महरूम हैं, बच्चियां तालीम से महरूम हैं, हम पढ़े लिखे लोगों को महरूम रखकर कभी भी तालीम के अहदाफ भी पूरे नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ ये कि आलमी सतह पर और 2 हमारे पैगाम जा रहे हैं। एक जा रहे हैं मुल्की और बुनियादी सतह पर, जब ये वाली ख़वातीन एक स्टिग्मा बन जाती हैं कि पढ़ लिख के तुमने क्या कर लेना है, वो देखो वो तो डॉक्टर बनी बैठी है, वो तो घर में बैठी हुई है और तुमने क्या कर लेना है, तो फिर आप यकीन जानिए कि प्राइमरी तालीम का तस्वुर भी ख़त्म हो जाता है। हम पढ़े लिखे लोगों को स्ट्रीम लाइन से बाहर रखकर हम तरक्की के अहदाफ पूरे नहीं कर सकते। और ये वाली बात भी मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहती हूँ कि 1 साल के दौरान HEC के सामने, HEC इस्लामाबाद के सामने और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने इस डॉक्टर एसोसिएशन ने तकरीबन 15 धरने दिए हैं अपने मुतालबात के हक़ में। और हमेशा हर 15 धरने का इसका मतलब है 15 बार हुकूमत ने वादा किया कि आपके मुतालबात जो है पूरे कर लेंगे। और 2 धरने दिए हैं बनी गाला में वज़ीर आज़म हाउस के सामने। और नईमुल हक साहब जो हैं मशीर हैं, मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने 17 नवंबर 2018 को ये वादा किया था कि 10 से 15 दिन में आपके मुतालबात पूरे हो जाएंगे, लेकिन आज 1 माह 2 दिन गुजर चुके हैं, उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। तो हमारी खबर यकीनी तौर पर इनके मुतालबात पूरे होने चाहिए। लेकिन बताइएगा कि HEC जो मुख्तलिफ HEC की पॉलिसी के मुताबिक मुख्तलिफ स्कॉलर्स को बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पे भेजा जाता है कि वो PhD करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो वतन वापस लौटेंगे और यहाँ पर आके खिदमत सर अंजाम देंगे। उस पॉलिसी के तहत बेशतर लोग अगर वापस लौटते भी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें आके फिर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और मजबूरन एहतजाज करना पड़ता है। HEC के रूल्स इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि जो लोग डॉक्टरेट कर लेते हैं उनको किस तरीके के साथ अकोमोडेट करना है? और ये अगर क्या कोई सर्वे किया गया है कि क्या अब डॉक्टरेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब उन्हें खपाने की कोई गुंजाइश नहीं रही? फैक्ट्स क्या हैं? देखिए, फैक्ट्स तो ये हैं कि हमारी जिस तरीके से स्कूलों की, कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटियों की तादाद कम है और आबादी ज़्यादा है। फैक्ट तो ये है कि आबादी के मुताबिक हमारे यहाँ अदारे ही नहीं हैं। हम एक छोटे से अदारे को ही क्यों कहते हैं कि यहाँ लोगों को अकोमोडेट किया जाए? हम नई यूनिवर्सिटियों का क्याम क्यों नहीं अमल में लेके आते? और नई यूनिवर्सिटियों का क्याम अमल में लाएगा, तालीम आपके डोर स्टेप पे जाएगी, तो आपके डॉक्टर्स भी ना सिर्फ ज़्यादा खपेंगे, उसमें ज़्यादा काम करेंगे, बल्कि नए डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। और जो जिस तरह से आपने बात की कि बैरून मुल्क जब जाते हैं वो लोग टेंटेटिव वो डेट देते हैं कि आपने 1 साल कम अज़ कम, यानी कि ये वापस जाके 1 साल करेंगे। 1 साल का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 साल के बाद उनको बेरोज़गार कर दें। उनका मतलब यह होता है कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि जो बंदा गया है क्या वो काम कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ यह होता है कि वो चूँकि उन्हें यह पता होता है कि 1 साल का चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, इस वजह से वो 1 साल के बाद फारिग कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि बैरून मुल्क अगर वो ये कहें कि ताहयात किया जाए तो शायद हमारे यहाँ अदारे ताहयात ही उनको तैनात रखें। यानी कि हमारे यहाँ वही चीज़ है जो बैनुल-अक़वामी मुआहदा कर लिया, मॉनिटरिंग हुई तो ठीक है, वरना फिर उसको उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया जाता जो बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं ऐसी ख़वातीन हैं जो इस वक्त भी आप यकीन करें कि सिलाई कढ़ाई करके उन्होंने घरों में अपने काम करके, मुख्तलिफ काम करके उन्होंने आला तालीम हासिल की, अपने वालिदैन को भी सपोर्ट किया, अपने ससुरालियों को भी सपोर्ट किया। और सारे इलाकों वालों को पता है कि जी ये डबल डॉक्टरेट है, ये है, ये वो है। और वो उनके बारे में ये बात होती है जी हाय देख डॉक्टर बन गए। और गवर्नमेंट के साथ जानिब से कमिटमेंट की गई थी, यकीन दहानी करवाई गई थी, स्पेशली वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी की जानिब से, कब तक की टाइमलाइन थी कि क्या सोल्यूशन होगा इनके लिए, किस तरीके के साथ इनको अकोमोडेट किया जाएगा और कितने अरसे के अंदर इन कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा, क्या तफसीलात थी? जी, उन्होंने 10 से 15 दिन का वादा किया था और ये कहा था कि हम आपको वो करने के लिए HEC से भी रब्ता करेंगे और उनके जैसे आपकी सिफारिशात हैं, जैसे HEC कहेगा, जैसे हमारा, क्योंकि उनका वज़ीर आज़म, जब हम लोग धरने की बात करते हैं उसमें एक अहम चीज़ ये होती है कि सब लोगों को इस वक्त उम्मीद की किरण इमरान खान है, जो धरनों के बाद एक नया पाकिस्तान का नारा लेकर आए। और उस नए पाकिस्तान के नारे के नकीब इमरान खान साहब को
सब लोग बहुत कदर की नज़र से देखते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे मसाइल का नुस्खा कीमिया इमरान खान के हाथ में है। ठीक, इमराना आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन इस कौम का अलमिया ये है कि PhD डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, बेरोज़गार हैं और सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, कुछ तज़किरा करेंगे FBI का। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने FBI के कस्टम्स इंडियन रेवेन्यू का जो शोबा है उसमें 338 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है। बटी साहब, 4400 तो वैसे 4400 अरब तो FBI का हदफ है कि उन्होंने महसूलात करनी है, 350 अरब तो यहाँ ही सीधे सीधे जा रहे हैं। ये कैसे, किस ज़मीन में हुई हैं बेज़ाब्तियाँ? देखिए फैसल, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 171 के तहत वफाकी हुकूमत के मातहत वजारतों, डिवीज़न और कॉरपोरेशंस के खुद मुख्तार नीम खुद मुख्तार इदारों के ऑडिट किया माली साल 2017-18 का। और ये ऑडिट मुकम्मल करने के बाद ये रिपोर्ट्स सदर मुमलिकत और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में जमा करवा दी गई हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक FBI के मामलात पे जाने से कबल जो इसका खुलासा है ओवरऑल जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का माली साल 2017-18 से मुतल्लिक ऑडिट का, उसके अंदर मजमूई तौर पर 44 वजारतों का जो ऑडिट किया गया उसके अंदर बद इंतज़ामी, कमज़ोर माली कंट्रोल के नतीजे में 5.8 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से इस बात को भी पॉइंट आउट किया गया है कि गुज़श्ता माली साल जिसका इनके ऑडिट किया गया 2017-18 और उससे कबल जो ऑडिट किया गया था उसके मुकाबले में गुज़श्ता माली साल के दौरान इन बेज़ाब्तियों की शरह में 81% इजाफा हुआ है। यानी कि उनको बजाय इसके कि हर साल जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जिन अमूर की निशानदेही करता है, जिन बेज़ाब्तियों को पॉइंट आउट करता है, उनको बेहतरी लानी चाहिए। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने आखिरी माली साल के दौरान उस तमाम माली डिसिप्लिन की मज़ीद धज्जियाँ बिखेरी जिसके नतीजे में ये बेज़ाब्तियों में 81% मज़ीद इजाफा हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ऑडिट के दौरान 69 अरब 40 करोड़ रुपए की रिकवरी करने के बाद ये रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाई। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ वजारतों के हवाले से सबसे बड़ी संगीन जो खिलाफ वर्जी की वो मुर्तकिब हुई, उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट की, कौमी असम्बली या पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल किए बगैर खर्च की। और इसके साथ साथ वजारत ख़जाना की जिम्मेदारी आयद की है, जिस वज़ीर साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब थे कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट खर्च करने से कबल उसकी पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करते, लेकिन ये मंजूरी हासिल नहीं की गई। उसके साथ साथ मुख्तलिफ वजारतों ने 1.60 ट्रिलियन के ज़ायद अखराजात किए जिनका उन्हें इख्तियार हासिल नहीं था। ये ओवरऑल पिक्चर पोर्ट्रे की गई है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से। अगर हम FBI की बात करें स्पेसिफिकली तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने FBI के कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू में 338 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है, जिसके अंदर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एक्सपेंडिचर और ग्रांट्स का भी जायज़ा लिया गया। इस हवाले से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम को FBI के इंटरनल ऑडिट का जो निज़ाम है जिसके ऊपर खतीर रकम खर्च की जाती है, FBI के इस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तलब की गई थी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि FBI के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंटैक्ट रखने के लिए इंटरनल ऑडिट का निज़ाम किस हद तक मौसर है, किस हद तक इफेक्टिव है और क्या उसके समरात मिले हैं जो माजी की वहाँ पर खामियाँ थी। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर फैसल FBI के इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम के साथ शेयर नहीं की गई, चूँकि उसके अंदर बहुत सी वीकनेसेस का पता चलाया जा सकता था। FBI के इस इंटरनल ऑडिट के अंदर मजीद इस्लाहात लाई जा सकती थी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन ये रिकॉर्ड, बेशतर रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया गया। इसी तरह ऑडिट ईयर 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ने माली साल 2016-17 में कस्टम्स के शोबे के अंदर 19 अरब 74 करोड़ रुपए की रिकवरी की निशानदेही की थी। वो FBI इस रिकवरी को करने में कामयाब नहीं हो सका। और उसके साथ ही 2016-17 के अरसे के लिए इन लैंड रेवेन्यू के सेक्शन में FBI ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से 319 अरब रुपए की रिकवरी की निशानदेही की गई थी, लेकिन FBI इस मामले के ऊपर भी अमल दरामद करने में कामयाब
नहीं हो सका। इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से पॉइंट आउट किया गया है कि जब हुकूमत का दबाव होता है FBR के ऊपर, चेयरमैन FBR हो कि हम माजी की स्पेशली बात करें, तो उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की अपनी वसूलियों को ज़्यादा जाहिर करने के लिए, और अमूमी तौर के ऊपर हम भी इस मामले को टेकअप करते हैं। लेकिन अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने भी इस हकीकत के ऊपर स्टैंप लगाई है कि ज़्यादा वसूली जाहिर करने के लिए गलत रिपोर्टिंग की जाती है, और उसके साथ साथ जो FBR के जिम्मेदारी है उसने रिकवरीज करनी है, और जो माजी के वाजबात है मुख्तलिफ कंपनियों के ज़िम्मे, इंडिविजुअल के ज़िम्मे, वो रिकवरी भी उस तनासुब से नहीं हो सकी। इसके साथ साथ रिफंड्स का मामला हमेशा से ज़ेर बहस रहा है कि गलत तरीके से रिफंड्स किए जाते हैं। जो मनपसंद अफराद हैं, जो ब्लू वाइट कंपनीज हैं, उनको इजाफी रिफंड्स कर दिए जाते हैं। उसके बाद मामला लिटिगेशन में जाता है और मुकदमाबाजी के बाद कई सालों तक मुकदमा चलते हैं। FBR को ये सजेस्ट किया जाता है हर साल के दौरान कि जो सेल टैक्स रिफंड का मामला है उसको प्रूडेंट तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। माली साल 2017-18 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में गलत तरीके से इजाफी रिफंड किए गए, जिसको बेज़ाब्तगी के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। इसी तरह जो काबिल टैक्स आमदन थी उसकी जो कंप्यूटेशन थी वो गलत तरीके से की गई। इस मामले को बहुत तफसील के साथ पॉइंट आउट किया गया है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से, और उसके साथ विद होल्डिंग एजेंट्स की मॉनिटरिंग सजेस्ट की गई थी। मुख्तलिफ शोबों के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां, इदारे, बैंक्स विद होल्डिंग एजेंट्स के तौर पर अपनी किरदार अदा करते हैं, लेकिन वो बहुत सी अरबों रुपए की रकम अपने पास जमा कर लेते हैं, टाइमली जमा नहीं करवाते, और उस रकम की मॉनिटरिंग के लिए क्या वो बर वक्त जमा करवाते हैं, पूरी रकम FBR में कौमी खजाने में जमा करवाते हैं। इसके ऊपर भी FBR का कमज़ोर मॉनिटरिंग है। FBR को ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से माजी में भी सजेशन दी गई थी, लेकिन इन हदायत के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया गया। इंटरनल ऑडिट का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाता, और इसके साथ साथ जो डायरेक्टरेट जनरल इनलैंड रेवेन्यू है उसने 25,26,755 मिलियन रुपए का ऑडिट किया, लेकिन इस ऑडिट को चेक करने के लिए जिस जगह के ऊपर भी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम ने वेरिफिकेशन के लिए वो रिपोर्ट मांगी, तो ये रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम के साथ शेयर नहीं की गई। ठीक, बटी साहब बहुत डिटेल में आपने बता दिया। 338 बिलियन रुपीस की बेज़ाब्ती हैं, और ये FBR का एक डिपार्टमेंट है, कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू। बाकियों का क्या हाल होगा? इंटरनल ऑडिट को क्यों नहीं शेयर किया गया? बहुत से सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। कराची से मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इंसदाद तजावुज़ात के खिलाफ खासी सरगर्म है, लेकिन सलमान आपकी खबर है, आप बता रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल कम ऑपरेशंस किए गए हैं, कम कार्रवाइयाँ की गई हैं तजावुज़ात के खिलाफ। वजह क्या है? इस साल तो अदालत हुक्म पे हुकूमत की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चल रही है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसमें पीछे क्यों है? जी बिल्कुल, सबसे पहले ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ शहर में ऑपरेशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब अहकामात आए तो बल्दिया उज़्मा कराची इसमें भरपूर तरीके से सरगर्म हुई। तारीख़ में एक बल्दिया उज़्मा कराची का इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं किया गया जितना इस वक्त जारी है। दूसरा, जो सड़कों पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में थोड़ा बहुत हिस्सा डाल रही है तो इदारा तरक्यात कराची है, KDA जिसको कहा जाता है। तो ये दोनों इदारे सड़कों पर, फुटपाथों पर तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो शहर में गैर कानूनी तामीरात है जिसमें पोर्शन माफिया एक बड़े तौर पर सरगर्म रही है माजी में भी, उसके खिलाफ जो है वो वाज़े सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए। 2 साल से इस तरह के अहकामात दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई है कि तेज़ होने के बजाय हल्की हो रही है। 2016 में अगर अदाद शुमार का अंदाज़ा लगाएं तो 1098 पूरे साल में तामीरात को मिसमार किया गया जो मुख्तलिफ इलाकों में की गई थी। इसी तरह 2017 में जो है वो 1102 तामीरात को मिसमार किया गया, लेकिन इस साल जो है वो ग्राफ नीचे आता जा रहा है और 1034 तामीरात को मिसमार अब तक किया गया है। अब यहाँ पर मामला ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर सबसे ज़्यादा तनकीद भी होती है जब इजलास होते हैं सरकारी सतह पर बल्दियात के, तो तजावज़ात के में जो सबसे बड़ा मसला आता है कि गैर कानूनी तामीरात कैसे हुई, तो उसमें तनकीद का
निशाना बनती है। अहकामात सख्त दिए जाते हैं आला हुकाम की जानिब से, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन ऐसा देखने में नहीं आता जिससे ये लगे कि शायद अफसरान अब सुधरे हैं और अब करप्शन का ग्राफ नीचे आएगा और शहर की बेहतरी के लिए काम होगा। इसी तरह सबसे बड़ा मामला ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वो अफसरान जिनको मुअत्तल किया जाता है गैर कानूनी तामीरात पर, उनकी दोबारा तैनाती के लिए भी सियासी असर व रसूख जो है वो इस वक्त उरूज पर है। जमील मेमन है जमशेद टाउन जिसमें मज़ार कायद भी आता है और इस वक्त तो सूबाई वजीर बल्दियात का हल्का, यहाँ पर ये जो टाउन है ये सोने की चिड़िया की मानद है बिल्डिंग कंट्रोल में। इस टाउन में जमील मेमन कई सालों में यहाँ पर तैनात रहे हैं गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। सितंबर 2017 में इनको मुअत्तल किया DGSBC ने, लेकिन ताहम एक बार फिर ये हुआ कि सियासी असर व रसूख गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो सर चढ़कर बोला SBC में, और 4 से 5 दिन में 3 नोटिफिकेशन हुए, जिसमें पहले नोटिफिकेशन में जमील मेमन को जमशेद टाउन में तैनात किया जाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भेजा जाता है, फिर 17 तारीख को जो है वो एक और जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें अब जमशेद टाउन में दोबारा जमील मेमन जो कि नैब अफसर हैं गैर कानूनी तामीरात और इख्तियारात की नाजायज़ इस्तेमाल पर नैब तहकीकात भी इनके खिलाफ कर रहा है, इनको तैनात कर दिया गया है। सलमान ये बताइए कि वैसे हम देखते हैं कि हालिया दिनों के अंदर कराची के अंदर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है, तो SBC का ऑपरेशन क्यों सुस्तरवी का शिकार है और वो अफसरान जो जालसाजी और गैर कानूनी तमीरात के इल्ज़ाम में हटाए गए, किस अफसर किस अथॉरिटी की अशीरबाद से उन्हें दोबारा बहाल किया गया है, ये मनपसंद ओहदों पर उन्हें दोबारा तैनात किया गया है? साहब बिल्कुल मामला ये है कि ये जो गैर कानूनी तामीरात का मामला है ये तजावज़ात से बिल्कुल हटकर है। तजावज़ात ये है कि सड़क पर फुटपाथ पे कोई इजाफी हिस्सा निकाल लिया, कोई दीवार निकाल ली, तो इसको तोड़ना आसान है। अब जैसे तजावज़ात के खिलाफ KMC ने ऑपरेशन किया तो बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पर नालों और फुटपाथ के अतराफ जो है वो दुकानें कायम थी, KMC ने बनाई थी, किराए पे भी दी थी, जिनको ये कहा जा रहा है कि मुतबादिल जगह देंगे। ये ऑपरेशन इसलिए आसान था कि ये दुकानें थी, कारोबारी मामलात थे, फुटपाथ पर चीज़ें थी, 3-4 दिन के नोटिस पर ख़त्म कर दी गई। लेकिन ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मामला है ये गैर कानूनी तामीरात मकानात घरों और इमारतों की है, और ये मकानात अगर ये बन जाएं इसको कंट्रोल करने का काम है जब ये तामीरात हो रही, क्योंकि इसकी तामीरात में सलमान आपने बहुत डिटेल में बताया कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसकी कारकर्दगी पिछले साल की निस्बत इस साल भी कम कार्रवाइयाँ की गई उनकी जानिब से, और अभी भी मिली भगत से लैंड ग्रैबर्स को, गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कहीं ना कहीं नवाजा जा रहा है। एक और इंतहाई अहम मामला पाकिस्तान की जो सरकारी कॉरपोरेशन से पिछले बरस जो इनका खसारा रहा वो तकरीबन सालाना 1100 अरब रुपए था, और ये खसारा लग रहा है कि अब की बार बढ़ जाएगा। भट्टी साहब ये बता दें कि पिछले साल इस माह के दौरान कितना कर्ज लिया गया इन कॉरपोरेशंस को चलाने के लिए, अब के बरस कितना कर्ज लिया गया है, और हालात परफॉर्मेंस हम कल भी देख रहे थे कि PTV के मुलाजमीन जो हैं वो कल भी एहतजाज कर रहे थे, कारकर्दगी किस हद तक बेहतर हुई है इन इदारों की? फैसल देखिए गुज़श्ता कई सालों की खराबियों के नतीजे में सरकारी कॉरपोरेशन कौमी ख़जाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। सालाना एक अंदाजे के मुताबिक 500 रुपये से ज़ायद का हमें नुकसान पहुँचाने का बायस बनती हैं। इनसे मुनाफा कमाने की बजाय, इनकी बेहतर सर्विस डिलीवरी की बजाय इनकी सर्विस डिलीवरी भी नाकिस है, और ख़सारा है वो भी मुसलसल हर साल बढ़ता रहा है, जिसके अंदर PIA शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टील मिल शामिल है, रेलवे शामिल है और दीगर इदारे शामिल हैं। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये इदारे गुज़श्ता कई सालों से कर्ज हासिल करके अपने मामलात चला रहे हैं। निजकारी कमीशन की जानिब से कई बार ये कोशिश की गई कि इनके खसारे को ख़त्म करने का एक हल ये है कि इनकी निजकारी कर दी जाए। कोशिशें ज़रूर की जाती हैं लेकिन ये कोशिशें कारगर साबित नहीं होती, चूँकि ये खसारे में चलने वाली ज़्यादातर कॉरपोरेशंस हैं, और अगर आप उस सिलसिले में जाते हैं फिर आगे मुलाजमीन का जिस हद तक आप रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और उसकी वजह से मामलात हमेशा डेफर होते रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 5 माह के दौरान खसारे की शिकार इन कॉरपोरेशन ने 115 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया है, और गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान
2 अरब 58 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। अगरचे कि इस साल रवा माली साल के 5 माह में कर्ज हासिल करने की शरह कम है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कर्ज के ऊपर इन्हिसार जारी है, चूंकि इसके अलावा ये मामला चलता दिखाई नहीं देता। PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे और वापडा ने मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज लिया ताकि वो अपने मामला चलाते रहे। अब PIA की हम बात करते हैं, स्टील मिल्स और रेलवे की बात करते हैं, तो हमें जो 3 सालों के दौरान मजमूई तौर के ऊपर इन कॉरपोरेशंस की वजह से 705 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सालिया रिपोर्ट के अंदर वफाकी हुकूमत को, मुतल्लिका इदारों को और इन कॉरपोरेशंस को वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुल्क की तारीख में ये बड़ी ज़्यादा ये कर्जे हासिल कर रहे हैं और इन कर्ज़ों की शरह हर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन इन इदारों ने जो अपने माजी के कर्ज अदा करने हैं और इन कर्ज़ों के हसूल का जो मकसद था कि इन इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी, इनके ऑपरेशंस में बेहतरी लाई जाएगी ताकि खसारे का खात्मा हो सके और ये मुनाफा कमाएं, बेहतर सर्विस फराहम करें और मुनाफा कमाकर माजी के अंदर जो लिया गया कर्ज है वो भी अदा कर सके, लेकिन मामलात उस जानिब जाते दिखाई नहीं देते। अभी रवा माली साल के तकरीबन 6 माह मजीद बाकी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस जानिब भी तवज्जो मबजूल करवाई है कि इस बात का इम्कान है कि सरकारी कॉरपोरेशन, ये महकमे मुख्तलिफ बैंकों से मजीद कर्ज भी अभी इनको हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि इनका निज़ाम चलाना है, इनके ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है और मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर जो मामलात हैं उनकी अदायगियों के लिए बैंकों से कर्ज लेकर ही मामलात को चलाना पड़ेगा। माली साल 2017-18 की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर के ऊपर 10 खरब 68 अरब 20 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया और जो माली साल 2016-17 जो उससे पिछला माली साल था उसमें जो उनका इदारों के लिए कर्ज लिया गया था वो 822 अरब रुपए था। यानी कि हर साल एवरेज अगर हम देखें तो कर्ज हासिल करने की शरह में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से हुकूमत ने अपना प्लान सामने लाया, इस अज़्म का इहादा किया कि इन सरकारी कॉरपोरेशन जिन्हें खसारे का सामना है, इनकी इस खसारे को ख़त्म किया जाएगा, भरपूर कोशिशें की जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक कोई मौसर तरीके से कोई प्लान सामने नहीं आ सका कि किस तरीके से इन इदारों की जो खसारे का सामना है उसको ख़त्म करेंगे और इन इदारों का जो सारा बुनियाद कर्ज़ों के ऊपर मुनहसर है उससे छुटकारा कैसे हासिल करेंगे। अगरचे कि IMF की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान इन इदारों की निजकारी करे और हुकूमत ने भी ऐलान किया निजकारी का भी बहुत टाइम लगेगा। मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आती रही हैं। अब रिसेंटली मुशीर सनत और पैदावार रज़ाक दाऊद साहब ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि उनकी मुख्तलिफ कंपनियों से, गैर मुल्की कंपनियों से बातचीत हुई है और पाकिस्तान स्टील मिल को रिवाइव करने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन ताहाल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने खसारे के शिकार इदारों के मसाइल से निमटने की बजाय वो हमारे सरकारी इदारे जिसके अंदर कुछ सरकारी पावर प्लांट्स हैं जो मुनाफा बख्श हैं उनकी फ़रोख्त के लिए बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर काम शुरू कर दिया है। लेकिन खसारे से 2-4 इदारों की निजकारी या उनके खसारे पर काबू पाने के लिए कोई वाज़ेह प्लान हमें ताहाल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, भट्टी साहब आपने बता दिया जो प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, उनके हालात क्या हैं। मज़ीद कर्जा लिया गया उनकी परफॉर्मेंस जारी रखने के लिए, उनके निज़ाम चलाने के लिए। होती साहब, खबर है आपकी, आप बता रहे हैं कि PTI हुकूमत और एक और ज़िमनी बजट। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जुल्फ़ी बुखारी साहब के हमरा। क्या अहवाल रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और ख़ास बात इसमें क्या थी? खास बात इसमें यह थी कि जो वादे कर रखे हैं 2 बड़े PTI की हुकूमत ने कि 50 लाख घर और 1 करोड़ मुलाजमतें देंगे, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो चाहिए जो हुकूमत के खर्चों के अलावा हो। वो पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 3 बड़े हदफ रखे। एक बड़ा हदफ ये रखा कि जो टैक्सों के मासूलात की रकूम है वो 15% इजाफा उसमें किया जाए, उसके बगैर नहीं होगा। जो सरकारी कॉरपोरेशन का भी भट्टी साहब जिक्र कर रहे थे तो टारगेट ये रखा गया कि इन को जो हम पैसे दे रहे हैं वो 50% कम किए जाए ताकि वो पैसा वहां ना जाए तो इन मंसूबों में चला जाए। तीसरा उनका सबसे बड़ा जो टारगेट था वो ये था कि दरामदात को कम से कम 15% कम किया जाए और बरामदात को 25% बढ़ाया जाए। तो उससे क्या होगा कि उससे हमारे पाकिस्तान पे जो कर्जे हैं, जो बैरूनी कर्जे हैं वो भी वापस होंगे, जो अंदरूनी कर्जे 30,000 अरब रुपए पे तक चले गए हैं वो भी कम होंगे। अब इस सिलसिले में जो सबसे ज्यादा इमरजेंसी काम उन्होंने किया वो ये किया कि एक ज़िमनी बजट पेश किया। जो ज़िमनी बजट पेश किया उसमें यह किया कि दरामदात को कम करें ताकि उस पर पैसा पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी बाहर ना जाए।
दूसरा कदम यह किया कि बरामदात को बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने चीन से बातें शुरू की। चीन से उन्होंने टैरिफ पे बातें शुरू की कि हमारे यहां आने वाली जो दरामदात हैं चीन से, उसको ऐसे किया जाए कि भाई दरामदात और बरामदात में जो तजारती खसारा है वो कम कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी भी बाहर ना जाए और यहां पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको भी कुछ, सनत को भी कुछ मदद मिले। इस सिलसिले में एक बजट ने काम नहीं किया, ज़िमनी बजट ने, क्योंकि उसमें एक बड़ी फाश गलती, जो कल हमने पूछा उनसे रज़ाक दाऊद साहब से, तो उन्होंने बताया कि बड़ी गलती की गई कि उसमें खाम माल और मशीनरी के पुर्जों पर भी टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी गई। अब हम उसको खत्म कर रहे हैं। उस ज़िमनी बजट के साथ साथ ये बात याद रखनी चाहिए कि ये ज़िमनी बजट हुकूमत के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं किया जा रहा। ये पहला ज़िमनी बजट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कि हुकूमत के खर्चे कम करने, बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि दरामदात बढ़ाने और दरामदात को कम करने और बरामदात बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस इक़दाम के लिए अभी जो रज़ाक दाऊद साहब ने हमें प्लान बताया तो ये कि ये ज़िमनी बजट जब अगले 2-3 हफ्ते में पेश कर दिया जाएगा, उसके साथ ही चीन से हम मांगेंगे एक्सेस, कि पाकिस्तानी जो माल है उसको चीन में खपत का मौका दिया जाए। ये प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे आ रहा है। ये जो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी है, अगर ये इसमें कामयाब हो गए तो जो हम कर्जे मजीद ले रहे हैं और सूद जो वापस कर रहे हैं कर्ज का, उसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी। साथ ही अगर IMF का इंजेक्शन लग गया तो एक सहूलत मिल जाएगी कि चाइना, IMF और जो सऊदी अरब और UAE से डॉलर्स आने हैं, इन सब का एक बैलेंस बना के पाकिस्तान जो है इस काबिल हो सकेगा। बहुत ही साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती, सुहेल इकबाल भट्टी, इमरान कौम, दीगर शहरों से जो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।